शपथ ग्रहण करने के सिर्फ 4 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार यानी कि 13 जून को इटली के पुगलिया में 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन के लिए रवाना हो गए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इसी साल अप्रैल में भारत को इसके लिए निमंत्रण दिया था। एक तरफ जानकारों के एक समूह का कहना है कि भारत सरकार की विदेश नीति की दिशा में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन दूसरों का कहना है कि मोदी को अब बड़े फैसले लेने से पहले अपने सभी महत्वपूर्ण गठबंधन के सभी सहयोगियों से, जिन पर बीजेपी निर्भर है, परामर्श करना होगा। किस पक्ष का तर्क ज्यादातर वजनदार है, हम एक्सपर्ट की मदद से इसका पता लगाएंगे, लेकिन पहले पीएम मोदी की आगामी विदेश यात्राओं पर एक नजर डालते हैं। मोदी 3.0 की शुरुआत G7 से, क्या गठबंधन की राजनीति भारत की विदेश नीति को प्रभावित करेगी? G7 से SCO तक मोदी की विदेश यात्राएं। इटली में 13 से 15 जून के G7 शिखर सम्मेलन के अलावा 15 से 16 जून को स्विट्जरलैंड में विदेश शांति शिखर सम्मेलन होना है, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे मेजबान देश से निमंत्रण मिला है, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि क्या वह इसमें हिस्सा लेगा। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 17 जून को सरकारी यात्रा पर भारत आने वाले हैं, जिसके दौरान वह भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल के साथ बैठक करेंगे और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। सुलिवन और डोभाल के बीच बातचीत अमेरिका से GE 414 इंजन स्ट्राइकर बख्तर बंद वाहनों और MQ-9 ड्रोन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के इर्द गिर्द केंद्रित रहने की उम्मीद है। अगले महीने कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन भी होने वाला है, जहां मोदी की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मुलाकात की उम्मीद है। क्या गठबंधन की राजनीति भारत की विदेश नीति को प्रभावित करेगी? नई सरकार ने जबकि अभी कामकाज संभाला ही है, ऐसे में अभी यह तय नहीं है कि बीजेपी के गठबंधन सहयोगी सरकार के विदेश नीति लक्ष्यों को प्रभावित करेंगे या नहीं, और अगर करेंगे तो किस हद तक। दलील दी जाती है कि गठबंधन सरकार एकजुट होकर विदेश नीति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो सकती, जैसे कि पिछले 10 सालों में रहा, जब मोदी सरकार को अकेले पूर्ण बहुमत मिला था। ऐसा इसलिए है क्योंकि गठबंधन सहयोगियों के बीजेपी के साथ निहित स्वार्थ और नीतिगत मतभेद का टकराव हो सकता है। इसे खारिज करने की दलील यह है कि विदेश नीति तमाम दलों की प्राथमिकताओं के बहुत मायने नहीं रखती है। बीजेपी के गठबंधन सहयोगी, जो कि सभी क्षेत्रीय दल हैं, विदेश नीति तय के बजाय क्षेत्रीय मुद्दों में ज्यादा रुचि रखने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हिमांशु रॉय ने द क्विंट से कहा, भारत की विदेश नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वह कहते हैं कि बेशक मंत्रिमंडल में कई गठबंधन सहयोगी हैं और उन्हें निश्चित रूप से इस बारे में जानकारी दी जाएगी, लेकिन जहां तक विदेश नीति की प्राथमिकताओं का सवाल है, मुझे मोदी 2.0 से कोई बड़ा बदलाव होता नहीं दिखता है। बीजेपी के 2 गठबंधन सहयोगी चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड खास तौर से महत्वपूर्ण है, क्योंकि गठबंधन में उनके क्रमशः 16 और 12 सांसद हैं। इन दोनों दलों के समर्थन वापस लेने का मतलब होगा कि एनडीए 272 की जरूरी संख्या यानी बहुमत से नीचे आ जाएगा। हिमांशु रॉय का कहना है, जब तक केंद्र सरकार अलग अलग योजनाओं के तहत आंध्र प्रदेश और बिहार को धन मुहैया कराती रहेगी, तब तक गठबंधन में कोई समस्या नहीं होगी। वह आगे कहते हैं कि इन गठबंधन सहयोगियों को खुश करने के लिए तयशुदा स्कीम्स के तहत ज्यादा धन आवंटित किया जा सकता है। इस तरह जेडीयू और टीडीपी जैसे गठबंधन सहयोगियों के विदेश नीति के बजाय घरेलू राजनीति को मिलजुल कर चलाने की संभावना है। वैसे दूसरे लोगों का कहना है कि मोदी सरकार विदेश नीति के मामले में गठबंधन सहयोगियों से बहुत ज्यादा सलाह नहीं करेगी, लेकिन कुछ हद तक बारीकियों पर चर्चा की जा सकती है। वॉशिंगटन डीसी के विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगैलमैन ने द क्विंट से बताया कि मोदी की हिंदू राष्ट्र
राष्ट्रवाद को सॉफ्ट पावर के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की इच्छा जैसे कुछ मुद्दों जो उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान शुरू किए थे के मामले में बीजेपी के गठबंधन सहयोगियों से कुछ विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर खासकर जेडीयू और टीडीपी हिंदुत्ववादी पार्टी के वैचारिक रूप से अलग है, इन मायनों में कि उनका नजरिया धर्मनिरपेक्ष है और शायद भारत द्वारा अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाने में मदद के लिए धर्म के इस्तेमाल का विचार उन्हें पसंद न आए। मजबूत विपक्ष की मौजूदगी में विदेश नीति के लिए इसका क्या मतलब है? एक और फैक्टर जो भारत की विदेश नीति निर्माण पर असर डाल सकता है वह है 18वीं लोकसभा में पहले के मुकाबले मजबूत विपक्ष। एनडीए गठबंधन ने 2024 के आम चुनावों में 234 सीटों का शानदार जीत हासिल किया है। गठबंधन में खुद कांग्रेस के 99 सांसद शामिल है। 2019 में यह गिनती सिर्फ 52 पर थी। इसका मतलब यह है कि एनडीए संसद के दोनों सदनों में एक तरफा तौर पर कानून पारित नहीं कर पाएगा या विपक्ष को साथ लिए बिना विदेश नीति के महत्वपूर्ण फैसले नहीं ले पाएंगे। हिमांशु रॉय कहते हैं कि इस बार विपक्ष के मजबूत होने के मद्देनजर सरकार की विदेश नीति तालमेल और बहस में कुछ मामूली बदलाव हो सकते हैं। विदेश नीति के मुद्दों पर परंपरागत रूप से संसद में शायद ही कभी युद्ध के समय को छोड़कर बहस होती रही। जब भी उन पर बहस होती तो चर्चा के लिए बहुत कम समय दिया जाता था, क्योंकि घरेलू मुद्दे विदेश नीति के मामलों से कहीं ज्यादा होते थे। मगर 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़पों के बाद यह पैटर्न बदलना शुरू हो गया है। झड़पों के बाद खास तौर से कांग्रेस जोश में आ गई और उसने मोदी सरकार पर बीजिंग को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया। संसद में इस मुद्दे पर बहस करने की कांग्रेस की लगातार मांगों को भी बार बार खारिज कर दिया गया। अपने 99 सांसदों के साथ कांग्रेस एक बार फिर चीन के मुद्दों को उठा सकती है। अगर इंडिया गठबंधन, जिसमें लोकसभा का 44% हिस्सा शामिल है, ऐसा करता है तो सरकार के लिए बहस की मांग को नजरअंदाज कर पाना शायद मुश्किल होगा। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो वे चीन के साथ सीमा पर यथास्थिति बहाल करने और अतीत में दोनों सेनाओं की गश्त वाले इलाकों को फिर से भारतीय सैनिकों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में काम करेंगे। माइकल कुगलेमैन ने द क्विंट से कहा कि मुझे लगता है कि जोश से भरा विपक्ष सीमा पर कुछ ऐसे हालात जिसमें भारत जूझ रहा है चीन को रोकने और ज्यादा प्राथमिकता देगा। विपक्ष इस कदर उत्साहित है जैसे एक दशक में कभी नहीं था और चीन के मुद्दों सहित सभी मोर्चों पर सरकार पर दबाव बनाकर इस हालात का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। मोदी के घटते हुए जनादेश और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए वह कुछ फौरी बढ़त हासिल करने के मौके की तलाश में है और यह न केवल घरेलू बल्कि विदेशी मोर्चों पर भी लागू होता है। मुझे लगता है कि बढ़त हासिल करने का एक तरीका यह दिखाना है कि भारत चीन को जवाब देने की स्थिति में है। चीन और कुछ दूसरों मुद्दों के अलावा केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच प्रमुख विदेश नीति के दृष्टिकोण पर मोटे तौर पर द्विदलीय सहमति है, जैसे कि पाकिस्तान के प्रति प्रतिक्रिया, एक्ट ईस्ट नीति या नेबरहुड फर्स्ट, जिसे बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल के नेताओं के मोदी मंत्रिमंडल के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद और बढ़ावा मिला। क्या अतीत में संसद के दबाव में विदेश नीति में बदलाव किया गया है? ऐसी कई मिसालें हैं जो बताती है कि गठबंधन सरकारों को विपक्ष के दबाव या गठबंधन में फूट के चलते अपनी विदेश नीति के नजरिए में बदलाव करना पड़ा, या कम से कम उसमें आंशिक रूप से बदलाव तो हुआ ही था। इसकी एक मिसाल दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की है। जब 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में 42 देशों के गठबंधन ने इराक पर हमला किया, जिससे एक युद्ध शुरू हुआ जिसे दूसरे खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तो वाजपेयी सरकार अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख न अपनाकर मध्य मार्ग अपनाना चाहते थे ताकि अमेरिकी सरकार को नाराज न किया जाए। मगर संसद ने इराक में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की निंदा करने वाले प्रस्ताव पर जोर दिया। 269 सांसदों वाले एनडीए के पास इसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक और मिसाल है जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए सरकार ने 2008 में एक महत्वपूर्ण परमाणु सौदे के लिए अमेरिका के साथ बातचीत के वास्ते इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA के संपर्क करने का फैसला किया। लेफ्ट फ्रंट के सभी 59 सांसदों जिन्होंने सौदे का पुरजोर विरोध किया ने यूपीए से
अपना समर्थन वापस ले लिया। इससे 22 जुलाई 2008 को अविश्वास प्रस्ताव आया, जिस पर मनमोहन सरकार क्षेत्रीय दलों के समर्थन से सिर्फ 19 वोटों से बच पाने में सफल रही। सिर्फ गठबंधन सरकारों को ही मजबूत विपक्ष और गठबंधन के सहयोगियों के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है, बल्कि पूर्ण बहुमत वाली सरकारों को भी इसका सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन के हाथों अपमानजनक हार का सामना करने के बाद जवाहरलाल नेहरू सरकार को विपक्ष की ओर से काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। उस समय 508 सदस्यीय लोकसभा में 361 सदस्यों के विशाल बहुमत के बावजूद नेहरू को अपने रक्षा मंत्री और करीबी साथी वीके कृष्णन मेनन को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वैसे इसका मतलब यह नहीं है कि विदेश नीति में गठबंधन बाधा ही बनता है। अतीत में कई गठबंधन सरकारों के तहत ही भारत अपने कुछ सबसे साहसिक फैसले लेने में सक्षम रहा है। इसके कुछ उदाहरणों में शामिल है 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली अल्पमत कांग्रेस सरकार द्वारा एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन सुधारों को लागू किया गया। 1998 में वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट, जिसने भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, और 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करना। यह ऐसा फैसला था जिसने भारत में जातिगत राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दी घंटा।